तरह का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हमारे बीच जो शिक्षक वृंद हैं सबको हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने इतनी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखा और लगातार और निरंतर तब तक जारी रखिए भी जब तक हमारी मांग पूरी सरकार नहीं कर देती है। कि हमारा आप लोग से एक साथी के रूप में, एक एमएलसी के रूप में नहीं, एक साथी के रूप में हमारा एक ये है। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव के क्रम में मैंने कहा था आप लोगों से कि जीवन कुमार आपका एमएलसी के रूप में नहीं रहेगा, जीवन कुमार आपके संघर्ष के साथी के रूप में रहेगा और जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो सदन से लेकर सड़क तक आपके साथ संघर्ष में खड़ा रहेगा। और आज मैं उसी रूप में आपके बीच, भाई के रूप में आपके बीच आया हूँ। आप जान लीजिए, जब हम चुनाव जीते तो सरकार उसके कुछ ही पलों, कुछ ही दिनों बाद ये नियमावली लाई। हम पूरे 8 जिला में लगातार चुनाव के क्रम में एक बात हम कह रहे थे कि हमारा अर्जुन की तरह लक्ष्य है कि हम नियोजित शिक्षकों को, जो हमारे बीच पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, जो भी इस कड़ी में हमारे साथ हैं खड़े, उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और ये हमारा लक्ष्य है। इसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं करूंगा और हर समय करता रहूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार पहुंचने के बाद सरकार ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया। सरकार के पास मैसेज पहुंचा है और सरकार ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया। एक शिक्षकों के इतिहास में काला कानून बनाने का काम किया और ये शिक्षक नियमावली, अध्यापक नियमावली लाने का काम किया। उसमें तो कोई भी हमें लगता ही नहीं है कि नियमावली है। यह स्थानांतरण का उसमें कोई क्लियर कट कंसेप्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें उसमें हमें, पुस्तकालयाध्यक्ष के बीच कई सारे शिक्षक पहले से कार्यरत थे, तो उन सारी चीजों को आप लाते तो उसमें अंकित करते, लेकिन बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ी। और दूसरा, फिर चाइनीज वेतनमान की बात उसमें कही गई। पहले तो कहा कि आकर्षक वेतनमान देंगे, जब आंदोलन की बात लोग शुरू कर दिए तब फिर उसमें एक चाइनीज वेतनमान जो है उसमें लाया गया और वो वेतनमान लाया गया कि हम नियोजित शिक्षक तो पहले से भी कम सैलरी पाएंगे। इस तरह की उसमें व्यवस्था कायम की गई। ये एक तरह से दबाव था सरकार का। हमारे हिसाब से दबाव क्या था, नियोजित शिक्षक जो है राजकर्मी का दर्जा मत मांगिए। जो पहले से दर्जा मांग कर रहे थे वो दर्जा मांग करना छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार ने जब वादा किया था चुनाव के पहले, जब आपने वादा किया था चुनाव के पहले, महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी हो क्या किए कि भाई हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। आपके मंत्री बार बार बोलते रहे कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपको नौकरी देंगे। आपको स्टेट बीटेड सीटेड वालों को बोले कि आपको नौकरी देंगे और हम लोग को बोले, नियोजित शिक्षक को बोले कि आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आ गई, जब उसकी बारी आई, करते हम हिंदी के टीचर हैं और यदि आप पूछते कि आप कहते कि आप हिंदी का उसमें से फिर आपका एग्जाम लेंगे जी, तो कोई भी हमको लगता है कोई भी शिक्षक ना नहीं कहते डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। आप अंग्रेजी के टीचर हैं, आप बोलते कि हाँ अंग्रेजी का सवाल पूछेंगे आपसे, आप ठीक से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, हम गुणवत्ता की बात करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें से हमारे अधिकतर टीचर कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी का सवाल पूछ लीजिए। लेकिन आप फिर से रीजनिंग पूछिएगा, बीपीएससी का इंटरव्यू देखिए वहां के अधिकारियों का, उन्होंने बताया कि वो सारे सवाल हम पूछेंगे जो बीपीएससी का हमारा पैरामीटर है। हमारा कहना है कि 16-17 साल के बाद वो सारा पैरामीटर को फिर से लागू करना चाहते हैं यहाँ पर। और फिर से आप कह रहे हैं कि उन सारे चीजों को पढ़ के एग्जाम दिए जिसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल से हम उन चीजों को छोड़ चुके हैं और जो मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हम एक्सपर्टाइज है, हम उसके एक्सपर्ट हैं, आज उसको पढ़ा रहे हैं। तो ये नई बात करके आप कहीं ना कहीं हमको मानसिक प्रताड़ना का शिकार बना रहे हैं। हमारा कहना है आप शिक्षक को शिक्षक ही रहने दीजिए। आप तमाम राज्य के वैसे कार्य हैं जो आप हमसे लेते हैं। कोरोना में आपने रोड पर देखा कि सारे शिक्षकों को लगा दिया। आपके पास और भी कर्मी थे लेकिन उनको आपने नहीं लगाया। आपने शिक्षक को प्राथमिकता के आधार पर लगा दिया। मरने जीने के लिए आप खड़ा रहिए। हमारे महिला भी शिक्षक थे, उसको भी आपने लगाया कोरोना में, वो भी घर से वहां रोड पर कोरोना में खड़े थे। तो जब आपके पास आपदा आती है तब आप इन्हीं शिक्षकों का इस्तेमाल करते हैं और राजकर्मी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जब दर्जा देने की बारी आती है तो आप दर्जा नहीं देते हैं। हम कहते हैं सरकार के पास रेवेन्यू कितना है, सरकार के पास 38,000 करोड़ 39,000 करोड़ इंटरनल रिसोर्सेज से पैसा आता है। हमारा ये पैसा बिहार में रिकवरी, यही पैसा ना हमको बिहार में आता है। 2,67,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, तो बजट इतना जो पेश कर रहे हैं, बाकी पैसा कहां से आ रहा है आपके पास में? बाकी पैसा दिल्ली से मंगा रहे हैं। तो पैसा जो शिक्षक के नाम पर आप दिल्ली से मंगाते हैं वो कैसे मंगाते हैं जान लीजिए आप। वो ये कहते हैं कि हमारे ये राज के कर्मी हैं, नियोजित नहीं है, हमारे ये राज्य के कर्मी हैं, और तभी आप पैसा वहां से मंगाते हैं। 38,000 का अकेला बिहार में शिक्षा विभाग का बजट देख लीजिए। ये अकेला बजट शिक्षा विभाग का 38,000 करोड़ से ऊपर का है।
तो बाकी विभाग कैसे चलेगा? तो बाकी विभाग के लिए सारा पैसा आप दिल्ली से जो आपका हक भी है कि पैसा आना चाहिए, वो पैसा आता है। और कभी कभी हम देखते हैं तो बड़ा हमको हंसी आता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए दिल्ली सरकार से। अरे भाई पैसा नहीं चाहिए तो आप मना कर दीजिए, तो आपके पास 38,000 करोड़ रुपए है, इतने में चलाइए सब, तो सब करोड़ बना दिएगा। तो ये खैर स्टंट होता है, स्टंट मतलब सरकार करते रहती है। हमारा ये कहना है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। हमारा ये कहना है कि कई हमारे बीच ऐसे भी शिक्षक हैं जिनसे मिले हैं, जिनका बेटा भी एग्जाम दे रहे हैं, बेटा भी स्टेट सीटेड बीटेड जो है वो सब क्वालिफाई करके यहाँ बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम एग्जाम देंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो स्टेट का परीक्षा पास करके, सीटेड का परीक्षा पास करके एग्जाम तो वो क्या बोलते हैं, नौकरी का प्रतीक्षा में थे। तो याद होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि जितना वैकेंसी है उतना ही हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, लेकिन उसको भी नौकरी नहीं दिया आपने। वो लोग भी आपके नौकरी के इंतजार में पड़े रहे, और एक लंबे समय के बाद 3 से 4 साल के बाद आप करीब करीब आप उनको कहते हैं कि फिर से एग्जाम दीजिए। हमारा कहना है कि जब हमारे नियोजित शिक्षक एग्जाम दे रहे थे, दक्षता पास कर रहे थे, जब स्टेट पास कर रहे थे, तब कौन मना किया था आपको सवाल पूछने से कि ये सवाल नहीं पूछिएगा, ये सवाल नहीं, ये सवाल मतलब किसमें नहीं डाले हैं, और ये डालना चाहिए था? कोई मना किया था कि हम पूछ पाए, हम फलाना में ये सवाल पूछना चाहते थे, नहीं पूछ पाए? अरे कोई मना तो नहीं किया था आपको? जो मर्जी आया सवाल सेट किया, आप ही के पदाधिकारी ने सवाल सेट किया, आप ही के पदाधिकारी सवाल पूछे, और जब हम उसमें पास हो गए तब आप कहते हैं कि ठीक है आप नौकरी दीजिए। हम नौकरी में आ गए, हम राजकर्मी का दर्जा नहीं पाए, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। आप वो सारे काम हमसे लेते हैं जो काम आप एक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षकों से लेना चाहिए या राजकर्मी से लेना चाहिए, वो लेते हैं, और आपके सारे चीजों को हम मानते हैं, सारी मांगों को हम मानते हैं। जब पशु गिनना की बात आती है, सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात आती है, ट्रेनिंग देने की बात आती है, किसी भी प्रकार की बात आती है तो आप हमको वहां लगा देते हैं। लेकिन आप जब राजकर्मी के बाद हम राजकर्मी का दर्जा देने की बात करते हैं तो आप राजकर्मी का दर्जा हमें देने से कतराते हैं। तो ये दो तरफा बात कैसे चलेगा? पूरे बिहार में शिक्षा को आपने ध्वस्त करने का प्लानिंग कर लिया हमारे हिसाब से। आप शिक्षक को चाहते हैं कि हमेशा रोड पर रहें, शिक्षक पढ़ाए नहीं, अपनी मांगों को हमेशा मांगते हुए रोड पर ही दिखाई पड़े। तो कैसे बिहार का जो है, बिहार का हम विकास की बात कर सकते हैं? आप हिंदुस्तान का पूरा एक डाटा निकाल लीजिए, हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे शिक्षक हैं, सब पढ़े लिखे शिक्षक हैं, डाटा निकाल लीजिए। बिना स्पेशल बजट के हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ का क्राइटेरिया है, और वहाँ ज्यादा विकास हुआ है। इसका मतलब है कि जहाँ ज्यादा साक्षर लोग हैं, जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उसका विकास तेजी से हो रहा है। लेकिन हमारे बच्चों को तो आपने जो है प्रताड़ित करने का काम किया है। जब हमारे शिक्षक को ही प्रताड़ित करने का काम किया है तो शिक्षक के मन में तो हमेशा अशांति भरी हुई है। जो समाज को आदर्श स्थापित करने वाले लोग हैं और उनके आदर्श को आप गिराने का काम कर रहे हैं। साइकिल योजना में मैंने देखा कि साइकिल योजना को छीन कर आपने डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डाल दिया, पोशाक योजना को छीन कर आपने डीबीटी के माध्यम से डाल दिया। तो ये क्या है? ये हमारे शिक्षकों का आदर्श गिराने का काम किया है। अरे कम से कम इसी बहाने गली मोहल्ले आसपास के परिवार के लोग आते थे कि प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मैडम, ये कहने आते थे और कहते थे कि देखिए हमारा बचवा को साइकिल नहीं मिला है। अब मैडम और सर जी सवाल पूछते थे कि देखिए आपका बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, इसी बहाने। अब तो आजकल अभिभावक भी नहीं आते हैं स्कूल में। अब कहते हैं कि हम कहीं जाएंगे स्कूल में, हमारा तो पोशाक का पैसा ही जा रहा है, हमारा साइकिल का पैसा ही जा रहा है। तो उनके भी मन में जो बात जो है ये सब बात चलती है। हम तो कई बार ऐसा प्रैक्टिकल देखे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं शिक्षकों का आदर्श को गिराने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सदन में इस बात को हम बोलने का काम करेंगे। देखिए, जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिन कारणों से धरना दे रहे हैं वो जायज़ कारण है। 16 बरस 17 बरस से लगातार पढ़ा रहे हैं हमारे ये शिक्षक, और उसके बाद जब राजकर्मी दर्जा देने की बात आई तो सरकार कह रही है कि आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा बीपीएससी का। मैं पूछता हूँ सरकार से, महागठबंधन के जो नेता हमारे मुखिया हैं मैं उनसे पूछता हूँ, तेजस्वी से मैं पूछता हूँ कि जब ये लोग एग्जाम दे के आए यहाँ पे, दक्षता पास किए, स्टेट पास किए, तो उस वक्त कौन आपको मना किया था कि फलाना सवाल मत कीजिएगा, फलाना सवाल आप इसको एग्जाम में कोई मना किया था क्या? जब कोई आपको मना नहीं किया, आप पूरी स्वतंत्र थे कि भाई कोई सवाल आपके बीच आए और आप पढ़ा रहे हैं लंबे समय से, तो आप उनको कह रहे हैं कि अब एग्जाम दीजिए। ये कहीं से भी जायज नहीं है। ये होता कि भाई अभी नया नया आए हैं और फिर इनसे एक एग्जाम लेने की बात हो रही है तो अलग बात हो, लेकिन कहीं से भी सबसे जायज नहीं। आप बताइए कि बीपीएससी एग्जाम देने के बाद, बीपीएससी का जो एग्जाम देंगे तो 17 साल से जो पढ़ा रहे हैं और फिर तो क्या नया पढ़ाएंगे उसके बाद? मान लिया इनको सेलेक्ट किया जाता है उसके बाद, तो क्या वो नया पढ़ाएंगे? 17 साल से जो पढ़ा रहे हैं वही बात को फिर से पढ़ाएंगे? ये नई बात कहाँ से पढ़ाएंगे?
आप यदि कहते कि डिपार्टमेंटल एग्जाम लेने की बात हम कर रहे हैं तो उस पर कुछ लोग विचार भी करते हैं, लेकिन आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात नहीं किया। आपने बोला कि बीपीएससी का एग्जाम लेंगे। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात की जाती है प्रमोशन के लिए। आपसे पूछता हूँ कि 58 साल के हमारे बहुत सारे शिक्षक हो गए, 55 साल के शिक्षक हो गए, 54 साल के शिक्षक हो गए हैं। अब आप उनको बोलिएगा एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम के बाद आपका 2-3 साल में वो रिजल्ट आएगा, अब तब तक वो रिटायरमेंट के स्टेज में आ जाएंगे। तो ऐसे शिक्षकों का क्या होगा? आप जो है चुनाव के पहले वादा किए कि भाई लाखों पोस्टर छपवाए, लाखों पंपलेट छपवाए। आपने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो हम सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। अब जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तब उनसे आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो ये वादा खिलाफी करना जो है आपको भारी पड़ेगा, आप जान लीजिए। ये जो है किसी भी तरह से जायज नहीं है। आप चुनाव में वादा किए थे कि हम आपको तुरंत ही राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो आपको अपने वादा पर कायम रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और क्यों नहीं आप दे सकते हैं? भाई क्या प्रॉब्लम है? आप इसके पहले भी कई लोगों को दिए गए हैं। इसके पहले भी आप याद कीजिए कि 1980 में जो एग्जाम के बिना उन लोगों को जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। उसके बाद 3 बार और ऐसा मौका आया कि जब बिना जो है एग्जाम के उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तो ये कौन सी नई बात है? और वो भी हमारे हिसाब से केंद्रीय वेतनमान जो शिक्षकों को दिया जाता है वो उस सम्मान के साथ आप वही वेतनमान दीजिए। आप जो है यहाँ पर जो है आप दिक्कत करते, हम हिंदी के टीचर हैं और यदि आप पूछते कि आप कहते कि आप हिंदी का उसमें से फिर आपका एग्जाम लेंगे जी, तो कोई भी हमको लगता है कोई भी शिक्षक ना नहीं कहते डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। आप अंग्रेजी के टीचर हैं, आप बोलते कि हाँ अंग्रेजी का सवाल पूछेंगे आपसे, आप ठीक से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, हम गुणवत्ता की बात करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें से हमारे अधिकतर टीचर कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी का सवाल पूछ लीजिए। लेकिन आप फिर से रीजनिंग पूछिएगा, बीपीएससी का इंटरव्यू देखिए वहां के अधिकारियों का, उन्होंने बताया कि वो सारे सवाल हम पूछेंगे जो बीपीएससी का हमारा पैरामीटर है। हमारा कहना है कि 16-17 साल के बाद वो सारा पैरामीटर को फिर से लागू करना चाहते हैं यहाँ पर, और फिर से आप कह रहे हैं कि उन सारे चीजों को पढ़ के एग्जाम दिए जिसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल से हम उन चीजों को छोड़ चुके हैं, और जो मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हम एक्सपर्टाइज है, हम उसके एक्सपर्ट हैं, आज उसको पढ़ा रहे हैं। तो ये नई बात करके आप कहीं ना कहीं हमको मानसिक प्रताड़ना का शिकार बना रहे हैं। हमारा कहना है आप शिक्षक को शिक्षक ही रहने दीजिए। आप तमाम राज्य के वैसे कार्य हैं जो आप हमसे लेते हैं। कोरोना में आपने रोड पर देखा कि सारे शिक्षकों को लगा दिया। आपके पास और भी कर्मी थे लेकिन उनको आपने नहीं लगाया। आपने शिक्षक को प्राथमिकता के आधार पर लगा दिया। मरने जीने के लिए आप खड़ा रहिए। हमारे महिला भी शिक्षक थे, उसको भी आपने लगाया कोरोना में, वो भी घर से वहां रोड पर कोरोना में खड़े थे। तो जब आपके पास आपदा आती है तब आप इन्हीं शिक्षकों का इस्तेमाल करते हैं और राजकर्मी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जब दर्जा देने की बारी आती है तब दर्जा नहीं देते हैं। हम कहते हैं सरकार के पास रेवेन्यू कितना है? सरकार के पास 38,000 करोड़ 39,000 करोड़ इंटरनल रिसोर्सेज से पैसा आता है। हमारा ये पैसा बिहार में रिकवरी, यही पैसा ना हमको बिहार में आता है। 2,67,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, तो बजट इतना जो पेश कर रहे हैं बाकी पैसा कहां से आ रहा है आपके पास में? बाकी पैसा दिल्ली से मंगा रहे हैं। तो पैसा जो शिक्षक के नाम पर आप दिल्ली से मंगाते हैं वो कैसे मंगाते हैं जान लीजिए आप। वो ये कहते हैं कि हमारे ये राज के कर्मी हैं, नियोजित नहीं है, हमारे ये राज के कर्मी हैं, और तभी आप पैसा वहां से मंगाते हैं। 38,000 का अकेला बिहार में शिक्षा विभाग का बजट देख लीजिए, ये अकेला बजट शिक्षा विभाग का 38,000 करोड़ से ऊपर का है। तो बाकी विभाग कैसे चलेगा? तो बाकी विभाग के लिए सारा पैसा आप दिल्ली से, जो आपका हक भी है कि पैसा आना चाहिए, वो पैसा आता है। और कभी कभी हम देखते हैं तो बड़ा हमको हंसी आता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए दिल्ली सरकार से। अरे भाई पैसा नहीं चाहिए तो आप मना कर दीजिए, तो आपके पास 38,000 करोड़ रुपए है, इतने में चला ये सब, तो सब करोड़ बना दिएगा। तो ये खैर स्टंट होता है, स्टंट मतलब सरकार करते रहती है। हमारा ये कहना है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। हमारा ये कहना है कि कई हमारे बीच ऐसे भी शिक्षक हैं जिनसे मिले हैं, जिनका बेटा भी एग्जाम दे रहे हैं, बेटा भी स्टेट सीटेड बीटेड जो है वो सब क्वालिफाई करके यहाँ बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम एग्जाम देंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो स्टेट का परीक्षा पास करके, सीटेड का परीक्षा पास करके एग्जाम वो क्या बोलते हैं, नौकरी का प्रतीक्षा में थे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।